एसआईआर के बाद बंगाल के एसआईआर में सिर्फ ये बात कही जा रही है कि हाँ बहुत जगह नाम गए हैं, वहां भी चले गए, लेकिन बंगाल में लोग खड़े होकर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास सारे पेपर होने के बावजूद भी हमारा एसआईआर में नाम क्यों शामिल नहीं किया गया। हम कैसे वो पैसा इकट्ठा करेंगे जहां पर वो हाईकोर्ट में जाकर चुनाव लड़े। जिस इलाके में ये ज्यादा नाम काटे गए हैं वो देश के सबसे पिछड़े इलाकों में है। नीति आयोग की खुद की रिपोर्ट कहती है। लिखते हैं बंगाल में लोग एसके भी लिखते हैं, बहुत इधर भी लिखते होंगे। तो एसके लिखा अगर है और नाम पापा का नाम में शेख लिखा हुआ है और बेटा का नाम में एसके लिखा हुआ है तो वो तुरंत उसको डिलीट कर रहे हैं, जबकि दोनों ही शेख है। शेख लिखने का अलग अलग तरीका है। जो लिखते हैं बंगाल में लोग एसके भी लिखते हैं, बहुत इधर भी लिखते होंगे। तो एसके लिखा अगर है और नाम पापा का नाम में शेख लिखा हुआ है और बेटा का नाम में एसके लिखा हुआ है तो वो तुरंत उसको डिलीट कर रहे हैं, जबकि दोनों ही शेख है। शेख लिखने का अलग अलग तरीका है जो लोग लिखते हैं। इसके साथ साथ 6 सिबलिंग्स से ज़्यादा, अगर 6 भाई बहन से ज़्यादा निकला तो बहुत लोगों का नाम उससे डिलीट किया गया है। तो ऐसा तो कोई पॉपुलेशन का लिमिट तो नहीं है ना इस देश में कि 6 से ज़्यादा बच्चा नहीं हो सकता है। तो ऐसे तरीके से मोस्ट इलॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से और इसी के अपनी गलती से आज लाखों लोगों का नाम बाहर हो चुका है। तो ये जो हम लोग आपको आवाज़ सुनाएंगे, कुछ जो मतलब ये बस एक झलक है। ऐसा ही लाखों एग्जाम्पल्स है और सारे लोगों के पास बावजूद सारे डॉक्यूमेंट्स के, बावजूद सारे कागज़ के, उनका नाम आज बाहर हो चुका है। तो मैं नदीम फेजेस में बंगाल के एसआईआर आया और हमने देखा कि करोड़ों के तादाद में, लाखों नहीं करोड़ के तादाद में लोग गायब हो गए, वोटर लिस्ट से गायब हो गए। और वोटर लिस्ट से गायब होना, सिर्फ वोटर लिस्ट से गायब होना, आपका वोट देने का अधिकार एक बार के लिए खोना नहीं है। जैसे कोर्ट हम लोगों को बता रहे हैं, थोड़ा सलाह दे रहे हैं कि इसी बार तो वोटर लिस्ट से नाम गायब हुआ है, ठीक है आप लोग पेशेंट रहिए। लेकिन हमें पता है कि वोटर लिस्ट से एक बार नाम गायब हो जाना पूरी तरीके से आपके नागरिकता पे सवाल निशान हो जाता है। वोटर लिस्ट से जिन लोगों का नाम गायब हुआ है उन लोगों को पासपोर्ट ऑफिस में भी दिक्कत हुआ है। तो धीरे धीरे जो नागरिक, आप एक देश का नागरिक थे और वोट देना आपका पहला पहचान था नागरिकता का, वही मिट जाता है तो नागरिकता के ऊपर ही सवाल उठ जाता है। और ये सवाल किसके ऊपर हो रहा है, किसके ऊपर ये सवाल निशान लगाया जा रहा है, वो भी बहुत सोची समझी साजिश है। वो कोई ऐसे ही मतलब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐसे ही बिना सोचे कुछ लोग गायब हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम स्पेक्ट रिसर्च एसोसिएशन से एक जो रिपोर्ट लेके आए थे उसमें हमने पाया कि 4M मथुआ कम्युनिटी बंगाल की, मुसलमान कम्युनिटी, महिलाएं और माइग्रेंट लेबर, इन चारों के तादाद, इतना ज़्यादा तादाद में ये लोग गायब हुए हैं। इतने ज़्यादा तादाद में मथुआ कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, महिलाएं और माइग्रेंट लेबर गायब हो गए वोटर लिस्ट से कि आप उसको बस एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते हैं। ये बहुत सोची समझी साजिश चल रही है जिसको हमें समझना पड़ेगा, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। उसी लिए हम ये मीटिंग आज रखे हैं। पहले हम कुछ वीडियोस चलाएंगे बंगाल के ज़मीनी तहत। कुछ लोग जाके लोगों की आवाज़ लेके यहाँ दिल्ली तक पहुँचे हैं इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ पे आवाज़ जब गूंजता है तो सुनाई देता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मालदा मुर्शिदाबाद के लोग तो बहुत दिनों से वहाँ पे धरने पे, प्रदर्शन पे बैठे हैं, उनका आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। कोर्ट को तभी सुनाई दिया जब वो एग्रेसिवली प्रोटेस्ट करने लगा, क्योंकि उनका भी नागरिकता, उनका वोट का अधिकार जा रहा है। तो कोर्ट को बुरा लग गया कि कैसे जज को रात भर घेर सकता है। लोगों की गुस्सा समझने की
कोई उम्मीद तो कोर्ट से नहीं है। जज को कैसे घेर लिया सारा रात, इसी पे वहाँ पे एनआईए का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लोग अरेस्ट हो रहा है। सीए के खिलाफ जब हम आवाज उठाए थे, जिस तरीके से हमारे ऊपर अलग अलग तरीके से दमन पीड़न हुआ था, उत्पीड़न, वही सारे दोबारा बहुत बुरी तरीके से देखने को मिल रहा है। तो खैर, मालदा मुर्शिदाबाद के लोग इतने दिनों से जो बात बोल रहे थे वो यहाँ तक सुनाई नहीं दिया। आज हम यहाँ पे आपको सुनाएंगे और उम्मीद है कि आप उनके बात सुनेंगे। तो हम शुरू करेंगे कुछ वीडियोस के साथ, जो वहाँ के लोग खुद बताएंगे आपको किस तरीके से नागरिक होने के बावजूद, सारे पेपर्स होने के बावजूद लोग गायब हो गए वोटर लिस्ट से। तो पहले वीडियो सुन लेते हैं। 98.2, 98.7, 98.9, 96.8, 96.9, फिर 100%। और वो जहां जहां से 100% लोगों के नाम उड़ाए गए हैं या 96% लोगों के नाम उड़ाए गए हैं, वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, सड़क किनारे बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, मीडिया वालों से बात कर रहे हैं। और वो ये बात कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ सरकार का होता था, सरकार हमारे नाम शामिल करती थी, सरकार जो है वो राइट टू फूड के तौर पर फेल कर गई। हम 2 रोटी खा नहीं पा रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, उस पर सरकार फेल कर गई। सरकार राइट टू एजुकेशन के तौर पर फेल कर गई, हमको एजुकेशन नहीं दे सकती। अब सरकार ने जो बेसिक हमारी एक सिटीजनशिप की आइडेंटिटी थी कि हमें राइट टू वोट था, वो भी सरकार हमारा खत्म करना चाहती और टैक्टफुली उन इलाकों से खत्म करना चाहती है जहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट, माइनॉरिटी कम्युनिटी के वोट ज्यादा हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब ये सारे मामले एक बनाए हुए ट्रिब्यूनल के जरिए रिजेक्ट कर दिए गए, तो अब इनकी सुनवाइयां हाईकोर्ट करें। तो जिन महिलाओं के आपने वीडियो देखे, जिन लोगों से आपने बातें सुनी, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, जिनकी महाना इनकम 5,000 से 6,000 रुपए के बीच में है, वो बीड़ी बनाने का काम करते हैं, तो आप ये अंदाजा लगाएं कि उनमें से कितने लोग ऐसे होंगे कि जो हाई कोर्ट जाकर अपने वोटिंग के राइट को दोबारा लेकर आए। और इसमें कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाबाजी हुई। जिस इलाके से भाजपा के सबसे बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, वहां पर डेटा कहता है कि 87.9% जो है वहां पर से मुसलमानों को रिमूव किया गया है। 87.9% जो लिस्ट आई है उसमें मुसलमान, पूरे जो बंगाल की लिस्ट है उसको अगर कंप्रेस किया जाए तो जो 2 सबसे बड़े इलाके मालदा और मुर्शिदाबाद है, वहां से नाम उड़ाए गए। एक विधानसभा से 90,000। मौसम नूर अभी बोलेंगी, वो अपने नॉमिनेशन के लिए गई हुई है। मौसम नूर ने बताया कि मेरी पुरानी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें 4 लाख लोगों के नाम गायब। मैं जिस असेंबली से इलेक्शन लड़ रही हूं उससे 90,000 लोगों के नाम गायब हैं। और अफसोस की बात है, इस लोकतंत्र में इस बात का अफसोस है कि पहले ये हमसे ये पूछा जाता है कि वो लोग प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे जिनके नाम काटे गए, वो लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं जिनके नाम काटे गए। और जब वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोटेस्ट कहीं और चल रहा होता है, ट्रिब्यूनल के लोग कहीं और बैठे होते हैं, एफआईआर तीसरी जगह से होती है, और सिर्फ नाम सिटीजनशिप से या वोटर राइट से काटने के बाद अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आपके ऊपर एनआईए छोड़ दी जाती। 35 लोगों की गिरफ्तारियां एनआईए से हुई। जिस इलाके में प्रोटेस्ट चल रहे थे, जहां से अरेस्ट हुई है, वो बिल्कुल डिफरेंट लोकेशन है जहां पर ट्रिब्यूनल के लोग बैठे। तो पहली बार आपके सवाल बार बार कर रहे थे कि लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते। जब बड़ी तादाद में आपने नाम काटे और लोग प्रोटेस्ट के लिए सामने आए, बार बार खुद कोर्ट भी अपनी, प्रशांत जी बताएंगे ज्यादा बेहतर, कि कोर्ट ये कहता था कि लोग सामने क्यों नहीं आए। फिर तीसरा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपनी मनमर्जी कर रहा है और पूरी पॉलिटिकल डेमोग्राफी को चेंज करके ये चुनाव करा रहा है, तो उस चुनाव में, जिस चुनाव के बारे में ये कहा जाता था कि लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है कि इसमें आखिरी दर्जे तक, आखिरी इलाके तक जो भी आदमी होता है वो इस डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है।
अब अगर किसी एक इलाके से 80,000 वोट गायब हुए हैं और जिसमें से 60,000, 40,000 या 20,000 लोग ये चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि हमारे नाम जेनविन गायब कर दिए गए हैं, कल को जब आप वहां पर चुनावों के बाद रिजल्ट लेकर आएंगे और हार जीत अगर 5, 7, 10,000 से होगी, तो जिन लोगों को आपने जबरदस्ती चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया, क्या इस चुनाव को पारदर्शी कहा जा सकता है? क्या जब कोर्ट में वो लोग गए और उन्होंने कहा कि आप तो एक बड़ी तादाद को चुनाव की प्रक्रिया से बाहर कर दे रहे हैं और चुनाव कराने की ऐसी क्या जल्दबाजी है, इस प्रक्रिया को आप पूरी कराइए और पुरानी जिसमें आपने जो है वो 2024 के चुनाव कराए थे, जो सरकार ये काम करवा रही है चुनाव आयोग से, उससे कराते हैं। तब जो है वो खुद जो जज साहब इसकी सुनवाई कर रहे हैं, जो बंगाल से ही आते हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप इस एक चुनाव में वोट नहीं देंगे तो अगले चुनाव में वोट दे देंगे। यानी कि एक बार हटाए हुए वोटों से सरकार बन जाए और फिर उसके बाद अगली बार देखा जाए। तो इससे तो यही समझ में आता है कि जो कुछ लोग अपने आर्टिकल्स में लिख रहे हैं कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, बल्कि एक स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन है, और वो डिलीशन सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशंस में है, सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है और सिलेक्टेड एरिया में है, जहां पर लोग मौजूद हैं, अपने पासपोर्ट्स दिखा रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात बता रहे हैं, अपने जज होने का बता रहे हैं, अपने बीएलओ होने का बता रहे हैं, अपने परिवार के सारे लोगों के होने का नाम बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नाम हटा दिए जा रहे हैं। और नाम हटाने के बाद अब जो होने आने वाली 23 तारीख और 26 तारीख में जहां बंगाल में चुनाव होने हैं, उस चुनाव में, उस चुनावी प्रक्रिया में वो हिस्सा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसके बारे में कोई बात नहीं करी जा रही है। और अंदेशा तो लगभग यही है कि वो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाए। ये जानकारी आप तक पहुंचे और जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर होने थे वो समय बहुत लग सकता है, बहुत लंबी स्लाइड है। ये मेरे पास इतनी मोटी शीट सिर्फ एक असेंबली की है, हमारे पास में 20 असेंबली की डिटेल्स हैं, जहां पर बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हैं, जहां पर 100%, 98%, 99% नाम गायब हुए हैं। अब आप ये बताएं कि अगर पूरा गांव का गांव खाली कर दिया जाए, यानी कि डिलीट कर दिया जाए, तो क्या ये चुनाव सही चुनाव होंगे? क्या ये प्रक्रिया जो ड्यू प्रोसेस है उसको माना गया? और ये इसमें से कुछ लोगों को बंगाल से हमने जोड़ा है, वो जो लोग बंगाल में अपने चुनावों में बिजी हैं या बंगाल के चुनावों में या आसाम के चुनाव में हैं, योगेंद्र यादव जी आसाम के चुनाव में हैं, वो भी ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, सलमान साहब ज्वाइन करेंगे और यहाँ से दिल्ली से। तो कोशिश ये थी कि जो बातचीत एसआईआर में अचानक से बंद हो गई है और बिहार और बाकी जगह के एसआईआर के बाद बंगाल के एसआईआर में सिर्फ ये बात कही जा रही है कि हाँ बहुत जगह नाम गए हैं, वहां भी चले गए, लेकिन बंगाल में लोग खड़े होकर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास सारे पेपर होने के बावजूद भी हमारा एसआईआर में नाम क्यों शामिल नहीं किया गया। हम अपने सारे पेपर लेकर ट्रिब्यूनल के पास गए थे, ट्रिब्यूनल ने हमारा नाम क्यों नहीं शामिल किया। तो हम ये बात इसलिए डाउटफुल भी है क्योंकि आसाम में इसी तरह के ट्रिब्यूनल को हम देख चुके हैं। आसाम में जो फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाया गया था, जब फॉरेन ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को रिन्यू करना हुआ उनके कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल के बाद, तो कई सारे फॉरेन ट्रिब्यूनल के मेंबर को जब कंटिन्यू नहीं किया तो वो उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए और आसाम सरकार ने हाईकोर्ट में ये कहा कि इन ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को हम कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहे कि ये बहुत कम लोगों को बांग्लादेशी बना रहे थे। तो हम सबको ये भी लग रहा है कि कहीं ये ट्रिब्यूनल के लोग उसी एजेंडे के तहत जो आसाम में हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के वोटिंग राइट को लिया जाए, उस एजेंडे के तहत तो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके इंफॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने अर्जेंट बेसिस पे करी है कि आपको मालूम चले कि पूरे बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसमें एक बड़ी तादाद चुनावी प्रक्रिया से हटा दी गई है, जोर जबरदस्ती के तहत हटाई गई है, और जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके जरिए
तकरीबन 38 लोगों के आसपास अभी तक गिरफ्तारी हुई है और वो मैसेज क्लियर है कि अगर आपका राइट टू वोट का राइट जाता है तो अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके खिलाफ केसेस बुक कर दिए जाएंगे। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप आगे की पड़ताल करें और उस पे लोगों के बारे में बताएं कि जो सरकारें चुनने की प्रक्रिया है उसमें से एक बड़ी तादाद से लोगों को हटाकर सरकारें चुना जाना क्या एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का को सही दिखाती है या सही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दिखाती है जिसमें एक बड़ी तादाद को चुनाव से हटा दिया जाए। और इस बात का भी डर है कि आगे इन लोगों के नाम कभी आ पाएंगे या 2 साल 3 साल बाद आ पाएंगे या आने के लिए वो किस कोर्ट में जाएंगे और उसका पैसा कौन देगा। जब वो भूखे मर रहे हैं तो उनको कौन पैसा दे पाएगा या कैसे वो पैसा इकट्ठा करेंगे जहां पर वो हाई कोर्ट में जाकर चुनाव लड़े। जिस इलाके में ये ज्यादा नाम काटे गए हैं वो देश के सबसे पिछड़े इलाकों में है, नीति आयोग की खुद की रिपोर्ट कहती है। तो अब दिल्ली में बैठे हुए जो लोग ये तय कर रहे हैं कि कौन चुनाव में रहेगा कौन नहीं रहेगा, शायद इस बात से वो अनजान है। बहुत शुक्रिया।